हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक्निक स्टडीज़। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम शुरू करेंगे बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 मतलब क्लास 2। ओके, तो पहले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पहले क्लास में हमने डिस्कस किया कि 19वीं सेंचुरी से पहले ये जो एटम था, ये एटम सबसे छोटा पार्टिकल था। ओके, एंड 1808 में डाल्टन जी ने जब अपना एटॉमिक थ्योरी पब्लिश किया तो वहाँ पे भी सेम कहा गया कि ये जो डाल्टन जी थे, ये क्या कहा उन्होंने कहा कि एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। ओके, तो ये एटम जो है इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता, इसे डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, मतलब यही छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल नहीं है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद रिसर्चर्स ने ये साबित कर दिया कि एटम अब छोटा पार्टिकल नहीं रहा, एटम भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। मतलब एटम के भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो फंडामेंटल पार्टिकल में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, कुछ और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी थे। तो ये हमने सीख लिए क्या क्लास नंबर 1 में। ओके, तो आज बढ़ते हैं हम अर्लियर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, देन बोर्ड जी का जो मॉडल है वो डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। तो चलो अर्लियर एटॉमिक मॉडल क्या क्या है वो हम देख लेते हैं आज। तो शुरू करने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो पहले जो आएगा थॉमसन जी का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो थॉमसन जी ने क्या कहा था? थॉमसन जी ने ये कहा कि एक एटम जो है उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव स्फीयर रहेगा, स्फीयर मतलब गोला रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर रहेगा एंड जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर एम्बेडेड होगा। ठीक है, तो अगर मैं थॉमसन जी का मॉडल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया एटम हमारा, है थॉमसन जी का ये मानना था, मानो ये एटम हो गया एंड ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है सेंटर पे। ठीक है, जिसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव एंड जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ऐसे जमा होगा। ओके, आसपास ऐसे जमा होगा। तो यही था थॉमसन जी का मानना पहला। एंड दूसरे में उन्होंने ये कहा कि एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का जो ये जो है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ये इक्वल होगा। इसीलिए क्या होगा कि ये एटम न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो हम भी जानते हैं कि ये एटम जो है न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन जी का ये बात तो सही हो गया, थॉमसन जी का ये बात तो सही हो गया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ तो कमियां रह गया, जिसकी वजह से ये सक्सेस हो नहीं पाया। कुछ ऐसे कमियां रह गया था एटॉमिक मॉडल पे कि ये एटॉमिक मॉडल भी सक्सेस नहीं हो पाया। अब देख लेते हैं कि कमियां क्या रह गए थे, मतलब ड्रॉबैक्स क्या क्या थे थॉमसन जी के एटॉमिक मॉडल का। तो पहले हालांकि थॉमसन जी का जो मॉडल था वो ये एक्सप्लेन करने में सफल रहा कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये एक्सप्लेन करने में सफल रहा। ठीक है, लेकिन क्या है कि उस टाइम जब थॉमसन जी ने अपना मॉडल पब्लिश किया था, ओके, तो उस टाइम पे और भी रिसर्चर्स थे जो अपना रिसर्च चला रहे थे एटम के ऊपर। ओके, एंड वो रिसर्चर्स क्या कर रहे थे? कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एटम के ऊपर। एंड थॉमसन जी का जो एटॉमिक मॉडल है इससे क्या नहीं किया जा सका कि वो जो अलग से जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनको जो रिजल्ट मिल रहा था, थॉमसन जी का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बेटर समझाने के लिए देखो कि जब थॉमसन जी अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, तो रदरफोर्ड जी ने इधर अपना रदरफोर्ड जी अपना एक्सपेरिमेंट चला रहा था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिला, ठीक है, जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को
थॉमसन जी का जो मॉडल था इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ओके, एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये भी तो एटम का ही एक एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये अगर एटम का मॉडल है तो इससे तो ये एक्सपेरिमेंट तो एक्सप्लेन किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, इसीलिए ये जो थॉमसन जी का जो मॉडल था ये सफल नहीं रहा। ओके, चलो अब ये तो सफल नहीं रहा। अब रदरफोर्ड जी जब कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, तो वो क्या था, एंड उसके बाद रदरफोर्ड जी ने अपना एक मॉडल दिया था, वो क्या था अभी जान लेते हैं। ठीक है, चलो अभी पहले देख लेते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कैसा था। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, क्योंकि ये हमारा लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमें ओवरव्यू लेना है, कंसेप्ट लेना है कि ऐसा क्या हुआ था। तो रदरफोर्ड जी ने पहले तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब जिससे कि रेडियो एक्टिव वेव निकलता है ऑलवेज। ओके, एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जी ने RAC लिया था, जिसको बिस्माथ भी कह सकते हैं। बिस्माथ का एक आइसोटोप, ठीक है, बिस्माथ का एक आइसोटोप लिया था। ओके, तो अब ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इससे चारों ओर से क्या निकलेगा? भाई रेडियो वेव निकलेगा। रेडियो वेव क्या है? हम लोगों के लिए हार्मफुल है, ठीक है, हानिकारक है। इसीलिए इसको क्या किया, इसको एक लेड के बॉक्स से कवर कर दिया ताकि चारों ओर ना निकल सके, एंड एक तरफ छोटा सा एक छेद से खुला छोड़ दिया, जिससे कि ये जो रेडियो वेव है निकल सके। ओके, मतलब निकल सके। एंड ये रेडियो वेव ऐसा सेलेक्ट किया गया था कि इससे अल्फ़ा पार्टिकल निकले। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल निकले। तो रेडियो वेव एनर्जी में जैसे हमें पता था अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे निकलता है ना, ये सारे निकलते हैं। तो इससे क्या निकलेगा? अल्फ़ा निकलेगा। ओके, अल्फ़ा का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। एंड अब क्या हुआ देखो, अभी यहाँ पे भी एक LED का एक लेड का, नॉट LED, लेड का एक यहाँ पे एक प्लेट ले लिया। ओके, एंड प्लेट में सिर्फ एक टाइनी होल रखा गया, एकदम लाइक हेयर। ओके, हेयर लाइक एक छेद रखा गया, जिससे कि ये एक ही रे इधर जा पाए, जिससे कि सिर्फ एक ही रे इधर जा पाए। ओके, एंड देन उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही पतला गोल्ड प्लेट ले लिया, गोल्ड फॉयल जैसे एल्युमिनियम फॉयल होता है ना, खाना पैक करने के लिए, फूड पैक करने के लिए। तो ऐसे ही एक गोल्ड फॉयल ले लिया, बहुत ही पतला, जितना पतला हो सके। ठीक है, एंड देन उसके बाद पीछे एक पर्दा लगा दिया, एंड उस पर्दे के ऊपर लगा दिया जिंक सल्फेट का एक लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्दे पे जिंक सल्फाइड का लेयर क्यों लगाया? लगाने का मकसद यही है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, ये अल्फ़ा पार्टिकल अगर जाके यहाँ पे लगता है, अगर इस जिंक सल्फाइड लेयर पे जाके लगता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो वहाँ पे कुछ स्पार्किंग हुआ, कुछ छोटा लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिससे कि ये समझा जा सकता है कि ये अल्फ़ा पार्टिकल जाके वहाँ पे लगा। ठीक है, ओके, तो कुछ सेटअप कुछ ऐसा था। अभी देखो जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो यहाँ से अभी ये प्लेट गोल्ड प्लेट है, एंड हम ये जानते हैं कि सारे मेटल्स जो है बहुत सारे ऐसे एटम से बना होता है। ठीक है, बहुत सारे एटम से बना होता है। तो अभी इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एटम मान के चल रहा हूँ। ओके, चलो अभी मैं इसको एक एटम मान लेता हूँ। देखो अभी ये हो गया एटम हमारा एक, एंड उसके कुछ इस तरह से मैं मान लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से मान लिया। अभी ये एटम का न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। अभी ये अल्फा पार्टिकल जाएगा, इससे टकराएगा। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, ओके, एक दूसरे को धक्का देगा, कभी आपस में पास नहीं आएगा, धक्का देगा। तो ये क्या होगा कि ये अल्फा पार्टिकल जाके या इससे धक्का लगेगा, एंड कुछ एंगल पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, एक दो पार्टिकल। ओके, कुछ ऐसे जा सकता है। ठीक है, और भी जा सकते हैं,
लेकिन क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कुछ ऐसे कुछ एंगल में अपना लाइन जो है, अपना जो रास्ता है वो चेंज कर रहा है कुछ एंगल पे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अल्फा रेस क्या सीधे निकल रहा है, सीधे मैक्सिमम, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं सारे के सारे, ठीक है, कुछ को छोड़ के, सिर्फ कुछ को छोड़ के सीधे जा रहा है, ठीक है। एंड एक या दो रेस जो है वो जाके सीधे टकराता है एंड अपना रास्ते फिर वापस आ जाता है, ओके। तो क्या पता चला हमें एक्सपेरिमेंट में, हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में, ये देखा कि ये जो अल्फा रेस जा रहा है अल्फा पार्टिकल को लेके, ये अभी एक एटम से टकराएगा। एटम से टकराने के बाद ज़्यादातर अल्फा रेस क्या है, सीधे जा रहा है। ज़्यादातर अल्फा रेस क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, सीधे जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जाके इस जिंक सल्फाइड पर्दे पे लग रहा है। अभी उनमें से कुछ क्या है 90 या फिर ज़्यादा एंगल से, 90 से ज़्यादा एंगल लेके घूम रहा है, घूम के दूसरे तरफ जा रहा है, ठीक है। कुछ, सिर्फ कुछ ही, ओके। एंड एक या दो अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते पे गया था उस रास्ते पे एकदम रिटर्न आ रहा है, ओके। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट जिसको हमें सिर्फ कंसेप्ट लेना है। एंड इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड जी किस सिद्धांत पे पहुँचे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलो सिद्धांतों को देख लेते हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या सिद्धांत लिया। देखो पहला सबसे जो है, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा है, मतलब यहाँ से उन्होंने ये सोचा कि एटम का ज़्यादातर स्पेस जो है, न्यूक्लियस को छोड़ के ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है, मतलब वो खाली है, ओके। एक ये एटम हो गया हमारा, एटम के न्यूक्लियस को छोड़ के ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एम्प्टी है, जिसी वजह से अल्फा पार्टिकल जा पा रहे हैं उधर, ठीक है, ओके। तो एक पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि एटम के सेंटर पे है पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस, ओके, पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, धक्का देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को धक्का देगा, इसीलिए ये थोड़ा सा एंगल पे डिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। एंड जो सीधे आके लग रहा है इस न्यूक्लियस को, सीधे आके लग रहा है, तो वो एकदम सीधे अपने रास्ते पे फिर रिटर्न आ जाता है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा कि आप अगर मिरर के सामने ऐसे टॉर्च लेके लगाएंगे तो क्या होगा, अगर आप सीधे लगाएंगे तो लाइट किधर भी नहीं जाएगा, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। चलो अभी देखो, तो ये तो था सिद्धांत। अब सिद्धांतों के बाद उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, एटम के ऊपर अपना एक मॉडल दिया, ठीक है। तो मॉडल को भी देख लेते हैं। चलो अभी ये रहने दो, ओके। देखो अपने मॉडल पे उन्होंने ये कहा पहले, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल सेंटर इन एन एटम, मतलब ये है कि एटम के बीच में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब गोला है, ठीक है। एंड इसे न्यूक्लियस कहता है, एंड इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ओके। एंड इस न्यूक्लियस पे या फिर इस सेंटर पे एटम का जो ज़्यादातर मास है वहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, मतलब एटम का ज़्यादातर मास है क्या, इसी सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ओके। एंड दूसरा जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो पता है नेगेटिव, ओके। तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज नेगेटिव है, एंड ये इसी पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को, मतलब न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। कुछ ऑर्बिट्स में, कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट्स मतलब जिस रास्ते पे घूमेगा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट्स पे, ठीक है। अभी देखो एंड ज़्यादातर क्या है, एंड उन्होंने ये भी कहा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना ये न्यूक्लियस के चारों ओर, एंड ज़्यादातर जो एटम का जो ज़्यादातर स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, ओके। एटम में ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है, ठीक है। अभी दूसरा हो गया। तीसरा क्या कहा उन्होंने कि ये जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम की तुलना में बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा। ये पूरा अगर एटम हो, पूरा अगर ये एटम हो एंड ये न्यूक्लियस है, अगर साइज की कंपैरिजन करें हम तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है एटम की साइज से,
ठीक है, एटम के साइज के तुलना में बहुत ही छोटा है। तो ये था रदरफोर्ड जी का मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड जी ने बस इतना कुछ कहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, रदरफोर्ड जी के मॉडल्स के जो मॉडल में जो लिखा है बस आपको ये लिखना है खुद से, ठीक है। आप चाहे यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर आप किसी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ओके, एज योर विश। चलो अब देख लेते हैं कि देखो रदरफोर्ड जी का जो ये मॉडल था ये भी सक्सेस नहीं हो पाया, ओके, उतना सक्सेस नहीं हो पाया। हालांकि डेवलप हो रहा है, एटॉमिक मॉडल डेवलप्ड है, हाँ, पहले से ज़्यादा डेवलप है, लेकिन एकदम से सक्सेस नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ तो कमियां रहेगा जिसकी वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो पहले उस कमियां को देख लेते हैं, ठीक है। चलो कमियां को देखने से पहले कुछ सिमिलरिटीज एंड ये जो रदरफोर्ड जी का जो एटॉमिक मॉडल था ना, इसको कंपेयर किया जा सकता है सोलर सिस्टम से, ठीक है, सोलर सिस्टम से। जैसे कि देखो अभी ये मैं सोलर सिस्टम ले रहा हूँ, यहाँ पे सोलर सिस्टम, ये हो गया सन हमारा, एंड सन के चारों ओर क्या कुछ ऑर्बिट्स में क्या घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स घूमते हैं। एंड वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम के सेंटर पे होता है सन, यहाँ पे सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड जी के मॉडल पे क्या, एटॉमिक मॉडल पे क्या है, सेंटर पे रहता है न्यूक्लियस एंड सोलर सिस्टम पे रहता है सन, ओके, हो गया। अभी देखो एंड इस सन के चारों ओर कुछ ऑर्बिट्स में घूमते हैं क्या, प्लैनेट्स। वैसे ही यहाँ पे घूमते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना यहाँ पे। चलो ये हो गया सिमिलरिटीज। अब डिसिमिलरिटीज बात करें, डिफरेंस की बात करेंगे, तो देखो एटॉमिक मॉडल पे क्या होते हैं, जो सेंटर पे होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज एंड जो घूमते हैं वो होता है नेगेटिवली चार्ज। लेकिन सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं है, कोई चार्ज का कोई ऐसा मामला नहीं है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे सोलर सिस्टम पे एक ऑर्बिट पे सिर्फ एक ही प्लेनेट रहेगा, एक ऑर्बिट्स के सिर्फ एक ही प्लेनेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्बिट पे 2, 3, 4 उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है रह सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। एंड देखो जो यहाँ पे प्लैनेट्स के मून भी रह सकते हैं, सब प्लैनेट्स या फिर मून है, यहाँ पे प्लैनेट के मून भी रह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के सब इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ओके। तो ये कुछ हो गया डिफरेंसेस कि किसके बीच, रदरफोर्ड जी के जो एटॉमिक मॉडल है एंड जो सोलर सिस्टम है इसके बीच कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंस है। तो हमने ये भी सीख लिया, अगर आपको पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं। चलो अभी देख लेते हैं रदरफोर्ड जी का जो एटॉमिक मॉडल है उसका उस एटॉमिक मॉडल का क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या कमियां है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो रदरफोर्ड जी का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो क्लासिकल थ्योरी है उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि क्लासिकल थ्योरी में ये कहा गया है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल को के चारों ओर रिवॉल्विंग हो रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल ये एंड इसको घूम रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है और दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल, ओके। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है ये घूमते घूमते एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, ठीक है, क्या एनर्जी को छोड़ेगा जो घूम रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो एटॉमिक मॉडल में क्या है, सेंटर पे है न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है एंड जो घूम रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, छोड़ेगा एनर्जी। अब एनर्जी को अगर छोड़ेगा तो अब ये हो रहा है कमजोर, ठीक है, ये हो रहा है कमजोर। एनर्जी को अगर छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कमजोर। कमजोर होने से क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है एंड ये नेगेटिव चार्ज है। अब हमें ये पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचता है, ठीक है ना, खींचता है। अब ये हो रहा है कमजोर, ये घूम रहा है धीरे धीरे से, क्योंकि ये कमजोर हो गया, ये घूमेगा धीरे धीरे से, तो अब ये जो न्यूक्लियस है इसको खींचेगा और जोर से। मतलब तो समझ में आया ना आपको, ये अगर कमजोर हो जाएगा एंड धीरे धीरे से घूमेगा तो ये न्यूक्लियस जो है इसको और भी जोर से खींचेगा, और भी ज़्यादा एनर्जी से खींचेगा, ओके। देन क्या होगा, ये धीरे धीरे कुछ इस तरह से
अपना ऑर्बिट जो है चेंज करेगा, ठीक है, ऑर्बिट जो है इस तरह से चेंज करेगा, जितना घूमेगा उतना पास आता रहेगा, धीरे धीरे पास आते 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 कुछ इस तरह से आके आखिर में न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, ठीक है, एटम जो है न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि जो एटम जो है, एटम स्टेबल नहीं होगा, एटम हो जाएगा अनस्टेबल, एटम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, एटम का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो ऐसे अगर क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करेंगे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, तो रदरफोर्ड जी के मॉडल से जो है एटम अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। लेकिन हमें पता है कि एटम जो है क्वाइट स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है, जिससे कि हमें ये चीज़ें दिख रहे हैं ना, ये बोर्ड, ये पेन, ये मार्कर, सारे तो एटम से बने होंगे ना, सारे तो एटम से बने होंगे। एंड ये एटम स्टेबल है तभी ना ये चीज़ें स्टेबल है, ओके, तभी ना ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो गया ड्रॉबैक्स। अभी क्लासिकल थ्योरी से चलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, तो ये हो गया ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड जी का। अभी दूसरा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी को कंटिन्यूअसली छोड़ रहा है, तो इसे क्या एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, प्रोड्यूस होना चाहिए था। स्पेक्ट्रम मतलब वर्णक्रम, ठीक है, वर्णक्रम, ओके। तो ये होना चाहिए था, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस ना होके लीनियर या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है। तो रदरफोर्ड जी ने ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पहले तो एटम का जो स्टेबिलिटी है, रदरफोर्ड जी का मॉडल ये स्टेबिलिटी को एकदम प्रूव नहीं कर पाया कि क्यों स्टेबल हो रहा है, होना चाहिए अनस्टेबल। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अनुसार होना चाहिए था अनस्टेबल, लेकिन स्टेबल है, क्यों है स्टेबल ये तो प्रूव नहीं कर पाया। एंड दूसरा बात, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कंटिन्यूअस के जगह पे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब दो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। एंड तीसरा बात, अभी हमें पता है एटम क्या है, 3D है, एटम तो 3D है ना। एंड ये सारे जो था ये तो हो गया 2D एंड 3D का बहुत डिफरेंस है यार, ये आपको पता है 2D क्या है 3D क्या है। तो ये कुछ कमियां रह गया था, जिसके वजह से रदरफोर्ड जी का जो एटॉमिक मॉडल है वो पूरा तरह से सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था कुछ एंशिएंट एटॉमिक मॉडल जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना था। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बोर जी के जो एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसको हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि ये हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए था। अभी देखो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है, ये हमें उतना जानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दिया आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर डीप में जाते तो बहुत कुछ इसके अंदर ही बहुत कुछ है जो हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंजीनियरिंग फील्ड में जो इम्पोर्टेंट है हम बस उसी को फोकस करते करते चलेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो हम केमिस्ट्री ऑनर्स तो कर नहीं रहे, हम तो कर रहे हैं इंजीनियरिंग, क्योंकि हमें ये जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है इसका सिर्फ कंसेप्ट चाहिए, देन हम इसको अपने फील्ड में यूज़ करेंगे, अपने फील्ड में अपने सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, ओके। चलो देखो ये हो गया आज का क्लास, जिसको आपको समझना है बस, एंड कुछ चीज़ें आपको नोट करके रखना है और कुछ नहीं। जैसे पहले क्लास में हो गया था डाल्टन जी के कुछ डाल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी, वो इम्पोर्टेंट रह गया था आपका। एंड वहाँ पे हमने सब फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया था, एंड उसके चार्ज मास किसने डिस्कवर किया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, एंड ये आपको नोट करना था, आपने शायद नोट कर लिए। अभी इस वीडियो में, सेकेंड वीडियो में जो इम्पोर्टेंट था वो था रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल एंड उसके ड्रॉबैक्स, तो हमने यहाँ पे सीख लिए। अभी जाके हम सीखेंगे बोर जी के एटॉमिक मॉडल, वो होगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्या करना है आपको, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ओके, एंड चैनल्स के साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आगे हम और भी ऐसे क्लासेस करते रहेंगे, ये बेसिक फिजिक्स, ये बेसिक केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर का जो सारे सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट हम एकदम A to Z कर लेंगे, ठीक है। जब जाके हमारा जो कंसेप्ट होगा बिल्ड होगा, एंड देन कुछ दिन बाद हम शुरू करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, सेकेंड सेमेस्टर को लेके। एंड
आज क्या है, आज है 16 तारीख, ठीक है, आज है 16 तारीख। कल बारिश की वजह से क्लासेस नहीं हो पाया क्योंकि बिजली भी नहीं था, तो इसलिए क्लासेस नहीं हो पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आज जो है, कल का जो क्लास था आज होगा सब। एंड आज से हम सिविल इंजीनियरिंग भी शुरू कर रहे हैं, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पहचान में कोई ऐसे बंदे हैं या फिर बंदी है जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों को कि वो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके एंड हमारे वीडियोस को देख सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, जो होगा आज शाम को होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एंड देन उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।